नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 9 से यहाँ पर आरबीएससी की किताबों की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये श्रृंखला, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आरबीएससी की जो पर्यावरण राजस्थान अध्ययन है अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला अध्याय है दोस्तों क्लास 9 का 1857 की क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो 1857 की क्रांति में हम वन लाइनर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो दोस्तों, मेवाड़ रियासत से पहली बार मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की रियासत से मराठों ने धन एकत्रित किया था, वो रियासत थी मेवाड़। दूसरा क्वेश्चन है, सन 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटाया था? तो दोस्तों, 1711 में राजस्थान प्रतिबार, तो 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता करके धलेल सिंह को हटाया था। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने राजस्थान में हस्तक्षेप किया था? तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन है बूंदी। तो दोस्तों, बूंदी में बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को हटाने के लिए मराठा सहायता प्राप्त की थी अप्रैल 1734 में। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? तो दोस्तों, राजस्थान में मराठों का शुरुआती दौर जहां हमने देखा कि पहली बार उन्होंने मेवाड़ रियासत से कर वसूला था, उस रियासत में उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी दो कर लगाए थे और ये कर लगाने वाला था पेशवा बाजीराव। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, चौथ वसूलना प्रारंभ किया था 1742 में मारवाड़ रियासत से, और किसने किया था? पेशवा बाजीराव। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब किया, जो कि असफल रहा? दोस्तों, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को हुआ था और ये मारवाड़ से यानी राजस्थान से मराठों को बाहर निकालने के लिए जयपुर के शासक ने किया था। दोस्तों, जयपुर और मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था और यह युद्ध काफी अच्छा रहा था। हालांकि इस युद्ध में मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी। दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 में संधि की थी? दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ यानी अंग्रेजी रियासत के साथ सबसे पहले 1818 में करौली ने संधि की थी। 1823 में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इससे एक बात तय हो जाती है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1818 में करौली ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ राजस्थान में संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे पहले संधि करने वाला जो राज्य था, रियासत था, वो था करौली। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। तो दोस्तों, सिरोही के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, सिरोही समय खीमल माता के यहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, बसंतगढ़ शिलालेख, जो राजा वर्मनाथ चावड़ा वंशी दास प्रथा की उसमें एक अच्छी खासी क्या बोलते हैं उसका वर्णन है, और वहाँ से हमने पहली बार राजस्थान शब्द सुना है, राजस्थानी द्वितीय के रूप में। और वो राजस्थानी द्वितीय शब्द दोस्तों किसी भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, वो राजस्थानी द्वितीय शब्द किसी राजा की एक क्या कह सकते हैं उसको उपाधि थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में कौन थे? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह, और दोस्तों ये वही राम सिंह थे जिनको मेहराब खान और जयदयाल ने 6 महीने तक नजरबंद करके रखा था। जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह और भरतपुर के शासक थे दोस्तों जसवंत सिंह। वैसे मैं आपको जसवंत सिंह के बारे में बताऊं, दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम एक मारवाड़ के शासक भी रहे हैं और जिनके समय मोहनोत नैन सिंह उनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे, और मोहनोत नैन सिंह ने मोहनोत नैन सिंह की ख्यात लिखी थी जो कि 1643 से 1666 तक लिखी गई थी। दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि इस पहली पुस्तक थी जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, और दूसरी पुस्तक थी राजरूपक वीरभान की 1711 में लिखी गई थी और उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। और उस पुस्तक में जोधपुर के शासक अभय सिंह और एक मुगल सूबेदार बुलंद खां के बीच में युद्ध का वर्णन है। तो दोस्तों, राजस्थान शब्द का अगर आपको पूछे तो दोनों पुस्तक मारवाड़ रियासत से ही संबंधित थी जिनमें राजस्थान शब्द का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक कौन थे? तो देखिए, मैंने आपको बताया, कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह, जोधपुर के थे तख्त सिंह, भरतपुर के थे जसवंत सिंह, और जयपुर रियासत के थे राम सिंह द्वितीय, और धौलपुर रियासत के थे भगवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन भी आप देखने वाले हैं। और दोस्तों, बीकानेर रियासत के शासक थे सरदार सिंह। हाँ दोस्तों, ये वही सरदार सिंह है जो राजस्थान की एकमात्र रियासत के राजा थे जो राजस्थान से बाहर भी 1857 की क्रांति का दमन करने गए थे पंजाब में। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय और बाकी रियासतों के शासक करौली के मदनपाल थे, बूंदी के राम सिंह थे। तो दोस्तों, राम सिंह 3 जगह के शासक थे, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, और कोटा के भी राम सिंह, और बूंदी रियासत के भी राम सिंह, और अलवर रियासत के शासक थे दोस्तों विनय सिंह और बन्नी सिंह। ये वही विनय सिंह है दोस्तों जिन्होंने राजस्थान का नंदनकानन झील कही जाने वाली झील को बनाया था अपनी पत्नी को समर्पित। दोस्तों, जैसलमेर की रियासत के शासक थे रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, और प्रतापगढ़ रियासत के दलपत सिंह। तो हम एक बार फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लेते हैं जोधपुर के थे तख्त सिंह, कोटा के थे राम सिंह, बूंदी के थे कौन थे? बूंदी के और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, और जैसलमेर के रणजीत सिंह। ठीक है, डूंगरपुर के थे उदय सिंह, सिरोही के थे शिव सिंह, और दोस्तों ये वही सिरोही है मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जहाँ पर सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था एक शिलालेख पर। और बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण, और सिरोही के शिव सिंह। दोस्तों, हमने देखा था कि सन सबसे 1818 में राजस्थान में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने का प्रचलन हुआ था। सबसे पहले करौली रियासत ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ संधि की थी। तो दोस्तों, इसके साथ 1818 की जब संधिया हुई राजस्थान की रियासत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको सुरक्षा देने के बदले में एक कर वसूलना स्टार्ट किया था। उस कर का नाम क्या था? उस कर का नाम था खिराज। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार से च्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो दोस्तों, राजमाता भटियानी जयपुर के शासक की भटियानी थी, जयपुर शासक की राजमाता थी, और अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक ने यहाँ पर राजमाता भटियानी के अधिकारों को कम करने की कोशिश की थी या फिर उनको हथियारों से हटाने की कोशिश की थी, और जयपुर को लोगों ने वहाँ से उस बात से गुस्सा होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी। तो आप इसे एक बात तो अंदाजा लगा सकते थे कि हमारे राजाओं की यहाँ पर जो हमारी प्रजा थी, रियासतों की प्रजा, उनके राजाओं के प्रति वफादारी बहुत ज़्यादा थी, पर जो लोग हमारे राजा थे वो अपनी प्रजा के प्रति इतने वफादार नहीं रहे, उन्होंने आराम को चुना, उन्होंने लड़ने को त्याग दिया। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के टाइम। तो दोस्तों, कोटा रियासत के जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत के मैक मोसन, भरतपुर रियासत के मॉरिसन। तो देखो, मेजर बर्टन तो वही थे दोस्तों जिनको मेहराब खान और जयदाल ने इनकी हत्या कर दी थी और कोटा में किले पर कोटा की जो चुंगी थी उस पर इनका सर काट कर लटका दिया था। जोधपुर के मैक मोसन थे और इनकी भी दोस्तों वो युद्ध हुआ था गोरे और कालों का, चेलावास का युद्ध, उस युद्ध में मैक मोसन की हत्या हो गई थी। और इसको उसके बाद में दोस्तों इसको ऊँटों का देवता के रूप में पूजा भी जाता है मैक मोसन की जोधपुर रियासत में एक
क्या बोलते हैं उसको, इनकी एक समाधि भी है। और दोस्तों भरतपुर रियासत के थे मॉरिसन। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हुआ जोधपुर में और भरतपुर में। तो जोधपुर में मैकमोसन और भरतपुर में मॉरिसन। दोस्तों सिरोही के थे जेडी हॉल, उदयपुर के थे सावर्स और जयपुर रियासत के थे ईडन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1800 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी। तो दोस्तों राजस्थान में उस समय 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी। एक नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी देवली टोक, तीसरी चौथी बयावर अजमेर, पांचवी एरिनपुरा पाली और छठी खेरवाड़ा उदयपुर के पास। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15वीं और 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है नसीराबाद। दोस्तों नसीराबाद छावनी में राजस्थान में पहली बार 1857 का विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह ने एक राजस्थान में बहुत बड़ी अंग्रेजों के खिलाफ एक तूफान ला दिया था। और दोस्तों हमेशा हमें एक बात याद रखिए कि हमने नसीराबाद की बात आती है, हमें 15वीं बीएनआई याद आती है, लेकिन हमको 15वीं के साथ 29वीं भी याद रखनी है। 15वीं के साथ 29 बीएनआई। दोस्तों 1800 मई 1857 की देखो पहली बार जो नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को हुआ था। तो दोस्तों इस छावनी में इस विद्रोह के बारे में देखिए 3 घटनाक्रम हुए थे। अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी थी। वुड लकड़ी, न्यूबरी तो बरी यानी बैरी और बरी यानी स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या। और लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे और अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली थी। दोस्तों नीमच में क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को हुई थी, यानी 28 मई को वहाँ हुई थी नसीराबाद में नीमच में हुई थी और 3 जून 1857 को नीमच में हुई थी। 28, 29, 30 और 31 और 3 यानी 6 दिनों बाद में नीमच में हो गया था कांड। एरिनपुर छावनी में 21 अगस्त 1857 को हुआ था। देखो एरिन में ए आ रहा है, अगस्त में भी ए आ रहा है। अगस्त को हम अगर अंग्रेजी में लिखते हैं AUGUST, तो एरिन में भी ए, अगस्त में भी ए, तो ए से ए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 21 अगस्त 1857 को। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 8 सितंबर 1857 को बीथोड़ा का युद्ध हुआ था। और बीथोड़ा का युद्ध सबसे पहले ये है कि बीथोड़ा का जो युद्ध हुआ था, ये बीथोड़ा है कहाँ। तो दोस्तों बीथोड़ा का मैदान पाली जिले में स्थित है। और इसमें क्या हुआ था, जोधपुर के महाराज जो 1857 के समय तख्त सिंह थे, उन्होंने सिंघवी, कुशलराज और अनार सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोही सैनिक थे उनके खिलाफ सेना भेजी थी। और इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया था। अनार का भाई रस निकाल कर पी गए थे और कुशवीराज सिंह जान बचाकर भाग गया था। भाई ये तो कुशल था ना भाई, जान बचाने में कुशल था, ये भाग गया और बेचारा अनार मारा गया। अनार का रस निकाल दिया उन लोगों ने। 1857 की क्रांति तो देखो 8 सितंबर 1857 को बित्तावड़ा का युद्ध हुआ था। उसके ठीक 10 दिन बाद में चेलावास का या काले गोरो का युद्ध हुआ था। और इसमें कौन हुई थी, इसमें अंग्रेजी सेना गई थी दोस्तों। और अंग्रेजी सेना की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। और 1857 में 18 सितंबर यानी काले गोरा का युद्ध यानी चेलावास का युद्ध के बारे में क्या क्या हुआ था देख। तो दोस्तों इसके बाद में 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण कर दिया कैप्टन होम्स ने। ठीक है, कैप्टन होम्स ने आहुआ पर आक्रमण किया। कुशाल सिंह दोस्तों, जो कुशाल सिंह था जो जिसने बीथोड़ो का और चेलावास का युद्ध लड़ा था तख्त सिंह के खिलाफ, उस कुशाल सिंह को आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया था, क्योंकि आहुआ पर आक्रमण कर दिया था और आहुआ पर कुशाल सिंह ने अपना अधिकार जमा लिया था। यानी 20 जनवरी 1858 तक होम्स ने आहुआ पर आक्रमण किया। कुशल सिंह राज आहुआ किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। सलूम्बर इस समय उदयपुर के ठीक नीचे है, जो कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने कुशल सिंह को शरण दी थी। दोस्तों कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना था। ठीक है, और टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को दोस्तों निर्दोष साबित कर दिया था। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे। तो देखिए ये थे सलूम्बर के जागीरदार। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि रावत केसरी सिंह सलूम्बर के जागीरदार थे। और इन्होंने कुशाल सिंह को, जो कि 20 जनवरी 1858 को आवा पर जब कैप्टन होम्स ने आक्रमण किया तो वो सलूम्बर आ गए थे शरण लेने। वहाँ पर केसरी सिंह ने इनको शरण दी थी। और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले आपने सिर्फ जयदयाल और मेहराब खान का नाम सुना होगा, ठीक है, लेकिन आपने रतनलाल का नाम नहीं सुना होगा। तो दोस्तों रतनलाल का संबंध भी कोटा की क्रांति से था। और कोटा में क्रांति कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी, जिसमें कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, उनकी हत्या कर दी थी। उनका जो गर्दन थी उसको काटकर उन लोगों ने कोटा में लटका दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 1857 की कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम थे। तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में जयदयाल, मेहराब और रतनलाल, कौन, जयदयाल, मेहराब और रतनलाल ने कोटा में क्रांति की थी। तो कोटा में यहाँ पर 3-4 परिणाम निकले थे। एक, कोटा के जो महाराव थे राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। और उस जो संधि पत्र था उसमें 9 शर्तें थी। दोस्तों मेजर बर्टन जो कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, उसके पुत्रों की और उसकी हत्या कर दी थी। और बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी। और दोस्तों 2 पुत्रों और 2 डॉक्टर भी थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। 22 मार्च 1858 को मेजर रोबोट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचते हैं और करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से उन्होंने वहां पर कोटा में जो बहुत दिनों से क्रांतिकारियों का शासन था उसको समाप्त कर देते हैं। जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी दे दी गई। तो दोस्तों कोटा में हमने पढ़ा कि रतनलाल नाम का भी एक क्रांतिकारी था, लेकिन वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि उसको फांसी नहीं दी गई। और जो फांसी पर चढ़ता है भाई, जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है, उस आदमी की क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, प्रसिद्धि भी बढ़ जाती है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया था। तो दोस्तों हम जैसे भी जानते हैं मेवात क्षेत्र भरतपुर और अलवर के बीच में है। और भरतपुर और अलवर में यहाँ पर गुर्जर जाति और मेवात यानी मेवों का काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या पहले भी थी, आज भी है। तो मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने भरतपुर में सहयोग किया था। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। और इनका संबंध किस रियासत से था। तो दोस्तों इनका संबंध था जयपुर रियासत से। जयपुर रियासत की नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र इन्होंने रचा था। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व आलम खां ने किया था। आलम खां टोंक में दोस्तों उस समय वजीरुद्दौला का शासन था शायद। और टोंक में वो रियासत थी जहाँ पर महिलाओं ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था, यानी महिलाओं ने भी क्रांति की थी। दोस्तों अगला अध्याय है क्लास 9 की राजस्थान अध्ययन की अध्याय, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी।
दोस्तों भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलपुर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो दोस्तों रणजीत सिंह एक भरतपुर के शासक थे और इन्होंने संधि की हुई थी और संधि के तहत ईस्ट इंडिया अंग्रेजों संधि के तहत कोई भी जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करता था उसको अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था और वो कहीं भी शरण नहीं ले सकता था उस रियासत में जहां पर अंग्रेजों ने पहले से ही संधि कर रखी थी। तो जोधपुर के शासक ने अंग्रेजों से संधि को तोड़ दिया था, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम। और संधि को कैसे तोड़ा था? एक होलकर नामक विद्रोही था, उसको अंग्रेजों को नहीं सौंपा था। तो जोधपुर के शासक रणजीत सिंह ने होलकर को नहीं सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, आछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे, गोरा हट जा भरतपुर गढ़बान को रे, भाको किलो भाको गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो दोस्तों इस कविता का संबंध बाकीदास से है। बाकीदास ने यहाँ पर भरतपुर रियासत को लेकर ये कविता लिखी थी। दोस्तों बाकीदास के बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों बाकीदास मारवाड़ के शासक मान सिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर बाकीदास की रचना है। अंग्रेज उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है और यह किसकी रचना है? तो दोस्तों यह है सूर्यमल मिश्रण की रचना है। वीर सतसई 1857 की क्रांति की रचना। दोस्तों अहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कवि गिरिवर्धन। अहुआ युद्ध हमने बताया था कि 20 जनवरी 1858 में कैप्टन होम्स ने अहुआ के शासक कुशाल सिंह पर आक्रमण किया था, जिसमें कुशाल सिंह सलम्बर के रावत केसरी सिंह के पास शरण लेने के लिए चले गए थे और जिनकी जांच के लिए टेलर आयोग बना था। तो उस अहुआ युद्ध यानी 20 जनवरी 1858 में उन पर कविता लिखने वाले जो साहित्यकार थे वो थे कवि गिरिवर्धन। अगला क्वेश्चन है, सीकर जिले के डूंग जी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे। तो डूंग जी के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों डूंग जी और जवाहर जी के बारे में हम बताइए, सीकर जिले के थे और ये वो क्या करते थे, ये धनी लोगों से धन लूटकर गरीब लोगों में बांटा करते थे और यहाँ इनको सीकर में लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो दोस्तों डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंग जी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था। तो दोस्तों सालों को साला ऐसे ही नहीं कहा जाता है। देखो डूंग जी को उनके साले ने भैरू सिंह ने धोखे से पकड़वाया था। तो दोस्तों उसके बाद में धोखे से पकड़वाने के बाद में डूंग जी को आगरा जेल में बंद कर दिया था और डूंग जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। क्योंकि आगरा दुर्ग में दोस्तों इनको बाद में जवाहर जी जो इनके डूंग जी तो इनके चाचा थे और जवाहर जी भतीजे थे। तो भतीजे ने बाद में दोस्तों इनको आगरा दुर्ग में बंद किया गया था, आगरा दुर्ग की जेल में, वहां से इनको छुड़ा लिया था। ठीक है, और इनका निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंग जी और जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी कहाँ भाग गए थे? तो दोस्तों जवाहर जी खैरकट्टा भाग गए थे। खैरकट्टा एक जगह थी, वहां पर जवाहर जी भाग गए थे। बीकानेर के पास गढ़सीसर के पास अंग्रेजों ने डूंग जी और जवाहर जी को घेर लिया था। 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से? तो दोस्तों लोठू जी निठारवाल का संबंध सीकर जिले से है। ये जाट परिवार में जन्मे थे और 1804 में जन्मे थे। बालू नाई, सांखू लुहार और कर्णा भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल यानी जो ये सीकर थे, इन्होंने आगरा दुर्ग से किसे छुड़वाया था? तो हमने आपको बताया था दोस्तों डूंग जी के साले भैरू सिंह ने। देखिए यहाँ पर डूंग जी को उनके साले भैरू सिंह ने अंग्रेजों को धोखे से पकड़वा दिया था। उनके बाद उनको आगरा जेल में बंद किया था और उसके बाद में हमने हाथा इनको आगरा जेल से छुड़वा लिया था। और उनको किसने छुड़वाया था? लोठू जी निठारवाल। और लोठू जी निठारवाल भी सीकर से ही थे। इन्होंने बालू नाई, साखू लोहार और कर्णा भील के साथ मिलकर डूंग जी को आगरा दुर्ग से छुड़वाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमर सिंह भाटिया का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों अमरचंद भाटिया का संबंध राजस्थान की 1857 की क्रांति में जिन्हें राजस्थान का पहला शहीद माना जाता है, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे माना जाता है, उनका संबंध बीकानेर से है। अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ था और जबकि उनको 1858 को फांसी दी गई थी और इनको फांसी दी गई थी दोस्तों ग्वालियर में। ग्वालियर अभी पड़ता है एमपी में और इनका जन्म हुआ था 1793 को और इनको 58 यानी 8-7-15 यानी 65 साल की उम्र में इनको फांसी दी गई थी। और ये इनके बारे में अगर बात करते दोस्तों, ये अमरचंद भाटिया थे। ये उस समय बहुत ही ज़्यादा एक पैसे वाले इंसान थे, काफ़ी धनाढ्य थे और उन्होंने जो क्रांतिकारी थे उनको काफ़ी ज़्यादा धन की सहायता की थी। इन्होंने जो लक्ष्मी बाई थी झांसी वाली रानी, उनको भी सहायता की थी और उनको सहायता करने के विरुद्ध में इनको अंग्रेजों ने देशद्रोह का करार देकर इनको पहली बार राजस्थान का पहला इनको मंगल पांडे बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1793 को जन्म हुआ था, 65 साल की उम्र में इनको एक तरीके से कहा जाए तो इनकी फांसी दी गई थी 1858 में। ग्वालियर में इनको फांसी दी गई थी। बीकानेर से इनका संबंध था। दोस्तों विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 कब 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक गुर्जर समुदाय से थे। इनका बचपन का नाम भोप सिंह था और ये राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए जाने जाते थे। और इनका जन्म वैसे ये राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश से आए थे और ये किसी क्रांतिकारी के कहने पर यहाँ आए थे और इनका जन्म गुठावली में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गाँव था गुठावली, वहाँ हुआ था। दोस्तों वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये काम किया था दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में 1911 में की थी और उसके बाद में इन्होंने वीर भारत समाज की भी स्थापना की थी। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में स्टार्ट हुआ था। 1897 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में 1897 से बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में स्टार्ट हुआ था। 1897 से 1815, 1815 से 1897 से 1915, 1915 से 1923 और 1923 से 1944 तक। तो द्वितीय चरण में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक द्वारा द्वितीय चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से किया गया था? दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, विजय सिंह पथिक द्वारा वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा में और वहां से ही उन्होंने जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की वर्धा में 1911 में, तो वहां से उन्होंने राजस्थान केसरी नाम का एक अखबार भी चलाया था और यह अखबार चलाया था वर्धा से। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था? तो दोस्तों राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान ये तीनों ही समाचार पत्र थे और इन तीनों का संबंध भूप सिंह यानी कि विजय सिंह पथिक से था। मैंने आपको बताया था विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह था। ये यूपी में 1882 में इनका जन्म हुआ था गुठावली गांव में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों राजस्थान में जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। और दोस्तों अगर मैं सही बताऊं तो अगर आप जयपुर में जाएंगे तो एक सर्किल पर दोस्तों अर्जुन की एक प्रतिमा भी लगी हुई है, काफी लंबी प्रतिमा है, ऊंची लगभग 17-18 फीट ऊंची। उसमें अर्जुन तीर तलवार लिए
एक उनकी प्रतिमा है, तो आप कोई ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अर्जुन लाल सेठी का संबंध राजस्थान में जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने की थी। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर रियासत से था। जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना इन्होंने 1905 में की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जयपुर में जैन वर्तमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला था? तो जैन वर्तमान विद्यालय। और दोस्तों इस जो जैन वर्तमान विद्यालय, और यहाँ पर विद्यालय में एक छात्रावास भी था और यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी। और ये वैसे तो बेसिकली ये जैन वर्तमान विद्यालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए अर्जुन लाल सेठी के द्वारा खोला गया था। और इस जैन वर्तमान विद्यालय से महान महान क्रांतिकारी राजस्थान को प्राप्त हुए थे, जिसमें थे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त। तो जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त का संबंध जैन वर्तमान विद्यालय से था। और ये जैन वर्तमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी के द्वारा खोला गया था। और जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1905 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर रियासत से था। राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधि फैलाने के लिए इनका नाम अग्रणी है। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने एक किताब भी लिखी थी, और उस किताब का था 3 किताबें लिखी थी उन्होंने, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। और महेंद्र कुमार, ये तीनों किताबों का संबंध अर्जुन लाल सेठी से था। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारहट के बारे में खत्म बताइए। तो दोस्तों केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट, ठीक है, इनका राजस्थान में बहुत तगड़ा, एक तरीके से राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका बहुत, इनके पूरे परिवार का ही एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं केसरी सिंह बारहट के बारे में। केसरी सिंह बारहट का जन्म दोस्तों 1872 में देवपुरा गांव सापरा में हुआ था। 1872 यानी उनके ठीक 10 साल बाद 1882 में गुठावली यूपी में दोस्तों किसका जन्म हुआ था? विजय सिंह पति भूप सिंह का जन्म हुआ था। दोस्तों विजय सिंह केसरी सिंह बारहट का बेसिक संबंध, इनका जन्म सापुरा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मभूमि कोटा थी, और जहां इनकी मृत्यु 1941 को हो गई थी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, शायद 1841 में गलत लिखा हुआ है, 1941 में होगी। 1903 को इन्होंने दोस्तों मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी चौंकिया लिखकर लॉर्ड कर्जन का जो दिल्ली का दरबार था उसमें जाने से इन्होंने रोका था। दोस्तों 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। पहला कंफ्यूजन तो ये कि वीर भारत सभा और वीर भारत समाज दो अलग अलग चीजें हैं। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारहट ने की थी, लेकिन वीर भारत समाज यानी वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। तो इस बात को दोस्तों काफी अच्छे से पढ़ना, यहाँ पर सभा और समाज में कंफ्यूजन हो सकता है। समाज की स्थापना जब बात होगी वीर भारत समाज, तब आएंगे केसरी सिंह बारहट, नहीं आएंगे तब आएंगे विजय सिंह पथिक। और जब बात होगी सभा की तब आएंगे केसरी सिंह बारहट। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था केसरी सिंह बारहट ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जमाता ईश्वर दान, तो दोस्तों इन्होंने अपनी बेटी की जो पति थे, यानी इनकी बेटी के पति जो इनके जमाता लागते थे, ईश्वरधन आसिया को किसके पास? क्रांतिकारियों का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जोरावर सिंह और बहुत सारे जो उनका संबंध जयपुर में वर्तमान जैन वर्तमान महाविद्यालय से था। इन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जमाता ईश्वरधन आसिया को क्रांति का व्यवहारिक अनुभव लेने के लिए और प्रशिक्षण लेने के लिए मास्टर अमीर चंद के पास भेजा था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मास्टर अमीर चंद का संबंध किन क्रांतिकारियों से था या किस परिवार से था, तो बारहट परिवार से था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारहट ने अश्वघोष की रचना का हिंदी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, और केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी चौंकिया 1903 में मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने के लिए रोका था। तो केसरी सिंह बारहट दोस्तों एक साहित्यकार भी थे। इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी, और इन्होंने अश्वघोष की एक रचना थी बुद्ध चरित्र, उसका हिंदी में अनुवाद किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारहट कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत मां की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया? हाँ मम्मी, नहीं। दोस्तों केसरी सिंह बारहट का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि केसरी सिंह बारहट ने अपने बेटे प्रताप सिंह बारहट, अपने जमाता ईश्वर चंद आसिया, उसके अलावा अपने भाई जोरावर सिंह बारहट को मास्टर अमीर चंद के पास क्रांति का अनुभव लेने के लिए भेज दिया था। तो एक तरीके से इन्होंने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। और ये खत्म कहा था दोस्तों रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारहट के परिवार के बारे में ये कहा था, प्रताप चरित्र, दुर्गा दास चरित्र, रोटी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र और कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? दोस्तों मैंने आपको बताया था केसरी सिंह बारहट एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी थे। 1903 में उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने के लिए रोकने के लिए चेतावनी चौंकिया लिखा था। उसके बाद में इन्होंने अश्वघोष की बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया था, और इन्होंने प्रताप चरित्र, दुर्गा दास चरित्र, रोटी रानी चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ भी लिखे थे, और ये ग्रंथ लिखे थे केसरी सिंह बारहट ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारहट को किस वर्ष और कितने दिनों की जेल की सजा दी गई थी? तो दोस्तों जोधपुर के एक महंत प्यारेलाल थे, उनकी हत्याकांड में केसरी सिंह बारहट को 20 वर्ष की सजा दी गई थी। 1912 में हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। केसरी सिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह बारहट का जन्म 1893 को कहाँ हुआ था? दोस्तों मैंने आपको बताया था केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ था 1872 में, 1882 में जन्म हुआ था विजय सिंह पथिक का, और 1893 को जन्म हुआ था केसरी सिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह बारहट का। जैसा कि मैंने आपको बताया था केसरी सिंह बारहट का जो जन्म सापुरा में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि कोटा थी, वैसे ही प्रताप सिंह बारहट का जन्म भी सापुरा में हुआ था। दोस्तों हम प्रताप सिंह बारहट के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों प्रताप सिंह बारहट को केसरी सिंह बारहट ने अपने भाई जोरावर सिंह बारहट और अपने जमाता ईश्वर सिंह आसिया के साथ साथ क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद और अर्जुन लाल सेठी की वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया था। तो मैंने आपको बताया था ना कि अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान जैन विद्यालय खोला था, जिसमें छात्रावास था, जिसमें लाइब्रेरी थी, और वहां पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता। दोस्तों केसरी सिंह बारहट का संबंध जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या से था। वैसे ही बनारस कांड में दोस्तों प्रताप सिंह बारहट को बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा दी गई थी, और 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इनका जन्म तो 1893 में, तो 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक है, ये शायद मिसप्रिंट नहीं हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ना एक प्रताप सिंह बारहट के बारे में एक बहुत तगड़ा वो है कि मेरी माँ रोती है। प्रताप सिंह बारहट ने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को ना रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी।
और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से किसने कहे थे? तो ये प्रताप सिंह बारट ने कहा था दोस्तों। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड में 5 वर्ष की जेल दी गई थी बरेली में, और बीकानेर की रियासत ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान के जतिन दास यानी बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ था? तो दोस्तों नागौर का डिडवाना कुचामन की पिपलवा गांव में राजस्थान के जतिन दास यानी कि जो जिन्होंने भूख हड़ताल से मृत्यु की अपनी हत्या कर ली थी या फिर अपनी आत्महत्या कर ली थी भूख हड़ताल को लेकर, उनका जन्म 1908 को डिडवाना की पिपलवा गांव में हुआ था। दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की कहाँ की थी? तो दोस्तों नागौर में बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की थी। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों 19 जून 1942 को जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा यानी राजस्थान के जतिन दास जिनका जन्म नागौर के पिपलवा के डिडनवा गांव में हुआ था, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो दोस्तों सागरमल गोपा का संबंध जयपुर रियासत से था, और इन्होंने जैसलमेर रियासत से था। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से था, और इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी थी, जैसे आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज, ये सारी पुस्तकों का संबंध भी सागरमल गोपा से था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सागरमल गोपा के बारे में, इनका जीवन चरित्र देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का वर्णन किया था और विरोध किया था, और इन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज इनकी किताबें लिखी थी। तो 24 मई 1941 को दोस्तों इनको जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी गई थी, और अप्रैल 1947 को इनको मिट्टी का तेल लगाकर जला दिया गया था। दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि क्या ही गुजरी होगी इस आदमी पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में। तो दोस्तों हरलाल सिंह का संबंध झुंझुनू से था। 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की थी। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, और उसी लीडरशिप के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती थी। तो सरदार हरलाल सिंह का संबंध झुंझुनू से था। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? तो दोस्तों 1947 में नाना भाई खाट ने कहा था कि रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं होने देगा जब तक ये इसकी जान रहेगी। तो इन्होंने दोस्तों शिक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए थे। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपने शायद पहली बार सुना होगा कि राजस्थान के कप्तान के नाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं। तो राजस्थान के कप्तान के नाम से दुर्गा प्रसाद चौधरी को जाना जाता है। वैसे दुर्गा प्रसाद चौधरी ने दोस्तों अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो दोस्तों दुर्गा प्रसाद चौधरी, जिनको राजस्थान का कप्तान के नाम से जाना जाता है, इन्होंने दैनिक नव ज्योति नामक समाचार पत्र का अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किया था, उनका संपादन किया था। सीकर में जन्मे जमुना लाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। तो दोस्तों जमुना लाल बजाज का संबंध सीकर से था। ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इन्होंने क्रांतिकारियों को काफी ज्यादा धन की सहायता दी थी। तो दोस्तों जानकी देवी बजाज को 1954 में पद्म विभूषण मिला था, और जानकी देवी बजाज भी लगातार वहां पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, प्रजामंडल आंदोलन थे, उनमें जानकी देवी बजाज ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। इन्होंने 1941 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता भी की थी। दोस्तों दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति का संपादन किया था। दुर्गा प्रसाद चौधरी को राजस्थान का कप्तान कहा जाता है। जमुना लाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज को 1954 में पद्म विभूषण मिला था। 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? दोस्तों सीकर में श्री माधोपुर में अंजना देवी चौधरी का जन्म हुआ था। अंजना देवी वही चौधरी है जो राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। 15 अक्टूबर 1912 को खांच रोज मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों रत्ना शास्त्री, जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, खांच रोड। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था, 11 वर्ष की छोटी आयु में वो विधवा भी हो गई थी, फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था। दोस्तों रमा देवी वह क्रांतिकारी महिला थी जिनका 7 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था, 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा भी हो गई थी, और गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ इन्होंने पुनर्विवाह किया था। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? दोस्तों अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। इनका जन्म सीकर में हुआ था। रास्तापाल, दोस्तों रास्तापाल वही है जहां 1947 में नाना भाई खाट ने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक रास्तापाल विद्यालय का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों रास्तापाल में डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका काली बाई अपने शिक्षक सेगा बाई की जान बचाकर कब शहीद हो गई? तो दोस्तों काली बाई का संबंध रास्तापाल कांड से था। 20 जून 1947 को ये अपने शिक्षक सेगा बाई की जान बचाकर शहीद हो गई थी। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतियाकाबास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटरातल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था? तो दोस्तों 10,000 महिलाओं ने आंदोलन श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में किया था कटरातल में 1934 में, और मान सिंह द्वारा महिलाओं के द्वारा साथ दुर्व्यवहार किया गया था। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों किशोरी देवी सरदार हरलाल की पत्नी थी। सरदार हरलाल वही आदमी जिसका जन्म झुंझुनू में हुआ था, और इनको अच्छी लीडरशिप के कारण सरदार टाइटल दिया गया था। इन्होंने झुंझुनू विद्यार्थी संघ की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज हमने लगभग राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की किताब के 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि मैं ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, और लगभग हम इस सीरीज को लगभग 10 से 15 दिन में खत्म भी कर देंगे। और आपको अगर पसंद आया हो और अगले भी वीडियोस देखने हो और उनका लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।